हाईवे के किनारे पहले पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं। उसके बाद सूचना मिलती है कि 4 लाशें और हैं और चारों के चारों बच्चे हैं। कुल मिलाकर 6 कत्ल हो जाते हैं। अब इस घटनाक्रम की सोशल मीडिया हो, टीवी हो या फिर न्यूज चैनल हो, हर जगह चर्चा शुरू हो जाती है। लोगों में एक तरह का सवाल था कि आखिरकार 6 कत्ल किसने किया है। पुलिस पर दबाव पड़ रहा था। पुलिस कातिल को ढूंढने की लगातार कोशिशें कर रही थी। आखिरकार पुलिस को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि इस घर के अंदर कातिल छुपा हुआ है। पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद उस व्यक्ति से कहा कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को मजबूरन आप पर गोलियां चलानी पड़ेंगी। जैसे पुलिस ये हुक्म सुनाती है या बात करती है, तुरंत ही दरवाजा खुलता है। पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है। दरवाजा खुलने के बाद पूछा जाता है पुलिस से कि तुम किसको तलाश कर रहे हो। पुलिस बताती है कि हमें कातिल की तलाश है और हमें पूरा पक्का भरोसा है कि कातिल इसी घर के अंदर छिपा हुआ है। जैसे ही कातिल का नाम पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कातिल तो जिसको आप तलाश कर रहे हैं, जिस पर आपको पूरा शक है कि उसने कत्ल किया है, वो अब से लगभग 1.5 महीने पहले मर चुका है। पुलिस जब ये बात सुनती है, पुलिस को बड़ी हैरानी होती है, आश्चर्य हो रहा था। आखिरकार पुलिस का मकसद था सही कातिल तक पहुंचना और जिस पर शक था वो मर चुका था। तो कातिल तक कैसे पुलिस पहुंचती है, 6 कत्ल क्यों हुए थे, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, जिसने पूरे प्रदेश भर में इस घटनाक्रम को लेकर हड़कंप जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है भीलवाड़ा, और बात कर रहा हूं 27 जुलाई 2015 की सुबह सुबह की बात है। थाना मांडल पर एक गांव लगता है अराजिया, वहां का रहने वाला पूर्व सरपंच बाबूलाल। दरअसल वो थाने में फोन करता है। फोन करने के बाद कहता है कि साहब, ये अजमेर हाईवे पर हीरा जी के पास एक खेड़ा गांव है, वहां सड़क के किनारे 2 लाशें पड़ी हुई हैं, एक महिला है और एक पुरुष है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, थाने को मिलती है, पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस मामले को देखते हैं और आप चिंता मत करिए, पुलिस थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएगी। एक टीम तैयार की जाती है और कहा जाता है कि एक जगह डबल मर्डर हुआ है, 2 लाशें पड़ी हुई हैं, क्या मामला है क्या नहीं है, अब इस मामले की पूरी पड़ताल करिए। इससे पहले कि टीम निकल पाती, तुरंत ही एक और फोन पहुंचता है और वो बताया जाता है कि बैरा चौराहे के पास बिल्कुल सड़क के किनारे 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। और इन 4 बच्चों की सूचना मिलती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि रुको, अब इस टीम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा और दोनों की दोनों टीम जाकर यह पता करने की कोशिश करो। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। खेड़ा गांव के पास पुलिस को 2 लाशें, एक आदमी और एक महिला की, साथ ही बैरा चौराहे के पास 4 लाशें मिलती हैं, चारों बच्चे थे। अब इनके बारे में पुलिस ने ये जानकारी जुटाना शुरू कर दिया कि कौन है मरने वाले, क्या मामला है। बस एक समानता थी इन दोनों घटनास्थल पर कि जो मारने वाले थे या हत्यारे थे, इन्होंने किसी धारदार हथियार से बच्चों को भी मारा और ये जो महिला और पुरुष थे उसको भी मारा। पुलिस अब ये जानकारी जुटाने में लगी हुई थी कि इन दोनों जगह जो लाशें मिली हैं, 6 की 6 लाशें, इनका आपस में क्या रिलेशन है क्या नहीं है। लेकिन उनके पास कोई ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं था, उनकी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जिसके आधार पर यह पता चल सके कि आखिरकार मरने वाले कौन है, इनके नाम क्या है, कहां के रहने वाले हैं, क्या कारण है। बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी, लेकिन अभी इनकी लाश की शिनाख्त ही नहीं हो पा रही थी। इन सारे के सारे शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद फिर जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि ज्यादातर को किसी धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर वार किए गए थे और जो महिला और पुरुष थे उनको कुछ ज्यादा ही मारा गया था, ज्यादा ही बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया था। पुलिस आखिरकार, कई दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर के माध्यम से पता चलता है कि मुझे उनकी जो मरा हुआ व्यक्ति है उसने शर्ट पहनी हुई थी और शर्ट पर एक स्टिकर लगा हुआ है। आपको इस स्टिकर से कुछ हेल्प हो सकती है। पुलिस के लिए एकमात्र वो स्टिकर था और स्टिकर पर लिखा हुआ था मोरवार टेलर्स निम्बाहेड़ा, और साथ ही लिखा हुआ था उस टेलर के जो मोबाइल नंबर था वो। अब पुलिस ने शायद यही पहली एक किरण थी जिसके माध्यम से पुलिस को कुछ रोशनी नजर आ रही थी। पुलिस ने आखिरकार इस पर जो दिया हुआ नंबर था उसके बारे में पता किया तो राजस्थान के जिला चित्तौड़ के एक जगह लगती है निम्बाहेड़ा, वहीं के टेलर का नंबर था। पुलिस लगभग इस घटना स्थल से 90 किलोमीटर दूर वहां जाती है, उस टेलर से बातचीत करती है और पूछा जाता है। साथ ही जो मरने वाले थे उनके जो फोटो मौके पे बन सकते थे उन फोटो को दिखाया जाता है। क्या तुम इन्हें पहचानते हो, क्या तुम इन्हें जानते हो। टेलर कहता है कि हाँ, मैंने इनको जानता हूं, मैंने पहचानता हूं, ये शर्ट मेरे हाथों की ही सिली हुई है। आपको एक काम करना चाहिए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, आपको वहां जाना चाहिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। अब पुलिस की दोनों टीमें वहां पहुंच जाती हैं निम्बाहेड़ा में। वहां जाने के बाद पता चलता है कि ये जितने भी मरने वाले थे 6 के 6 एक ही परिवार के थे। अब इस परिवार में कोई बचा नहीं था। दरअसल मरने वाला यूनुस शेख उर्फ सोनू जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी चांद तारा उर्फ सोनिया जिसकी उम्र 33 साल के आसपास होती है, बड़ा बेटा जिसका नाम अशरफ होता है, उम्र 10 साल के आसपास होती है, एक बेटी गुड़िया जिसका नाम जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होती है, तीसरी वाले बच्चा जो होता है साजिया उर्फ आशिदो जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है, और सबसे छोटी बच्ची होती है शकीना जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। अब पुलिस वालों ने
जब इसके बारे में जांच पड़ताल की, मोहल्ले वालों को बुलवाया जाता है, उनकी देखरेख में घर का दरवाजा खुलवाया जाता है और घर का दरवाजा खुलवाने के बाद घर के अंदर डायरी और एक पन्ना मिलता है और उस पर एक नंबर लिखा होता है। जब उस नंबर को डायल किया जाता है तो इस मरने वाले के परिवार से उसका ताल्लुक होता है। उसने कहा कि आपको हमारे घर पे आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको पड़ोस में जाने की जरूरत है। पड़ोस में एक सलीम नाम का आदमी रहता है, उसके घर में जाओ, आपको कातिल वही मिलेगा और होना हो वही कातिल हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो इस यूसुफ शेख का कोई और नहीं, सलीम ही था। जैसे पुलिस को यह लीड मिलती है, पुलिस एकदम से चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उम्मीद की किरण आगे बढ़ती चली जा रही थी, रोशनी ज्यादा फैल रही थी, पुलिस को मदद मिल रही थी। आखिरकार सलीम के घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जैसे सलीम के घर को घेरा जाता है तो पुलिस आवाज लगाती है कि सलीम, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को कानून के हवाले कर दो, आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि हमें पूरा पूरा भरोसा है कि ये 6 के 6 कत्ल तुमने किए हैं, किसी और ने नहीं किए। अब ये मोहल्ले वाले भी अपने अपने घरों से निकल आते हैं। पुलिस वाले जब गिरफ्तारी करने के लिए आए थे तो कुछ लोग बड़े देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पुलिस कर क्या रही है। दरअसल पुलिस करे क्या, क्योंकि पुलिस को जो लीड मिली थी वो इसी घर की मिली थी। घर का दरवाजा जरूर खुलता है, लेकिन जब पता चलता है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल सलीम तो लगभग जून का शुरुआती जून का महीना था और ये बात है 2015 की। इस घटना से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही सलीम की तो मौत हो चुकी थी, वो भी नेचुरल मौत हुई थी। और इस घटनाक्रम से उसका कोई लेना देना इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो मर चुका है, तो वो क्यों किसी की हत्या करेगा। लेकिन जिसने दरवाजा खोला था, वो दरवाजा खोलने वाला सलीम का बेटा होता है और सलीम का बेटा ही पूरी जानकारी दे रहा था कि उसके पिता की लगभग 1-1.5 महीने पहले मौत हो चुकी है। पुलिस वाले जब उससे सवाल जवाब कर रहे थे तब उसकी आंखें कुछ बोल रही थी, वो उसका चेहरा कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी कुछ ना कुछ इशारा कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने यहां कुछ नहीं किया, पुलिस फिर अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी पुलिस वाले आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि होना हो सर, एक बार फिर से हमें उस घर में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कितने सारे सस्पेक्ट थे उनसे बातचीत की, और लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। जो हमें सलीम का बेटा मिला था जिसका नाम शराफत है, शराफत कुछ ना कुछ अजीब तरह की बातें कर रहा था, आपको फिर से बात करनी चाहिए। पुलिस अब शराफत के पास जाती है। इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 6 की 6 लाशों का किसी ने भी क्लेम नहीं किया था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये हमारे अपने हैं। इसलिए मजबूरी ही पुलिस ने उन सभी के सभी का, जो 6 के 6 थे, इसमें 4 बच्चे और मियां और बीवी, सभी का सुपुर्द खाक पुलिस ने अपनी देखरेख में कराया था। आखिरकार पुलिस ने फिर शराफत को फिर से पूछा कि 27 जुलाई 2015 की तुम रात कहां पर थे और 28 जुलाई 2015 के दिन में कहां थे। उसने कहा कि मैं अपने दोस्त, जिसका नाम राजेश पुत्र रतनलाल खटीक, जो कि नीमच और कोटेश्वर चौधरी का रहने वाला होता है, चौधरी मोहल्ले का, वो वहीं गया होता, उसके पास था। पुलिस ने उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी जानकारी ली। पुलिस नीमच पहुंचती है, नीमच के बाद कुकड़ेश्वर पहुंचती है, कुकड़ेश्वर में ही चौधरी मोहल्ला लगता है, वहां जाती है और राजेश से पूछताछ करती है। राजेश से पूछा जाता है कि 27 जुलाई 2015 की रात तुम कहां थे, साथ ही 28 जुलाई 2015 के दिन में तुम कहां थे। वो कहता है कि साहब, मैं अजमेर शरीफ की दरगाह में जियारत करने के लिए गया था। और उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा जो दोस्त है जिसका नाम शराफत है वो कहां था। वो कहता है कि साहब, वो भी मेरे साथ ही गया था। और ये घटना स्थल भी उधर अजमेर की तरफ था, यानी कि अजमेर और भीलवाड़ा वाले रास्ते पे ही था। पुलिस ने इन दोनों को सस्पेक्ट के आधार पर हिरासत में लिया, इनसे बातचीत करना शुरू किया। और बातचीत करने के बाद फिर शुरुआत में तो जो शराफत होता है वो अजीब तरह की बातें कर रहा था, सही जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू किया है तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल उसके पिता का नाम सलीम और जो मरने वाली महिला होती है उसका नाम था चांद तारा उर्फ सोनिया। जब उनसे उसके बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि उसके बाप के उस चांद तारा के साथ अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों की वजह से ही सलीम घर पर अजीब तरह की बातें करता था, लड़ाई करता था, झगड़े करता था, पूरे परिवार को बेइंतहा परेशान किया करता था। और ये बातें वो काफी दिन से देख रहा था और इसी बात को देखते हुए शराफत घुट रहा था अपने अंदर ही अंदर। जब वक्त आगे बढ़ रहा था, कहता किसी से नहीं था, हालांकि चांद तारे के परिवार से भी शराफत अच्छे से पेश आता था, लेकिन फिर भी उसका पिता घर में जब आता था तब वो क्लेश करता था। अब ये सब कुछ ऐसे चल रहा था, इसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक ही पिता की जून 2015 में मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद जब उनका 40वां था, 40वें पर उनके पड़ोसियों को बुलाया जाता है, चांद तारा को और यूसुफ को बुलाया जाता है, तो उन्होंने न केवल आने से मना कर दिया बल्कि उसकी बहन के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया। और इसी बात को देखते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने सोच लिया कि जीते जी तो मेरे बाप ने मुझे परेशान किया ही किया था, मरने के बाद भी जो सलीम है मरने के बाद भी उसके परिवार को परेशान कर रहा है। साथ ही जो पड़ोसन है चांद तारा, उसका व्यवहार आज तक भी ठीक नहीं हुआ है। इसलिए उसने तैयारी कर ली कि वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ेगा नहीं, इसे हर हाल में मारेगा। इसलिए वो तैयारी करने लगता है और खुशामद करता है, कहता है कि हम लोगों को अजमेर शरीफ चलना चाहिए, जियारत करने के लिए चलते हैं। शराफत ने पूरी प्लानिंग बनाई, अपने दोस्त जो राजेश था उसको तैयार किया, साथ ही जो पड़ोसी यूसुफ है उसे तैयार करता है, उसकी पूरी फैमिली को तैयार कर लेता है।
27 जुलाई 2015 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास ये तैयार होते हैं, यहां से निकलते हैं और निकलने के बाद चले जाते हैं अजमेर की तरफ। और जैसे ही अजमेर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जिला भीलवाड़ा के पास एक सुनसान जगह लग जाती है। सुनसान जगह पर गाड़ी रुकती है। जब देखा जाता है कि यूसुफ, उसकी पत्नी चांद तारा, जो उसके बच्चे होते हैं, सबके सब आराम से सो रहे थे इत्मीनान से। गाड़ी साइड में रोड के किनारे लगाई जाती है। उसके बाद तलवारें निकाली जाती हैं और तलवार निकालने के बाद चांद तारा और उसकी जो पति होता है यूसुफ शेख पर लगातार ताबड़तोड़ वार की जाते हैं। हालांकि उन्होंने बचने की तमाम कोशिशें की, जब तक वो जद्दोजहद कर सकते थे, अपनी जान बचाने का प्रयास कर सकते थे, तब तक वो प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास उनके असफल हो जाते हैं। राजेश और उसका जो साथी होता है शराफत, दोनों मिलकर पति पत्नी की हत्या कर देते हैं। बच्चे जाग जाते हैं और बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारी अम्मी, हमारे अब्बू को तुम मत मारो। लेकिन उनके खून, सर पर खून सवार था और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटना नहीं चाहते थे। हत्या कर देते हैं, लाशों को फेंक देते हैं। उसके बाद यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर जाते हैं और दूर जाने के बाद बच्चों का रोना बंद नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लगता है कि ये बच्चे पूरी कहानी बयां कर देंगे, पकड़े जाएंगे, इसलिए एक एक बच्चे को उतार रहे थे और एक एक बच्चे को उतारने के बाद सभी की गर्दनों को कलम कर रहे थे। चारों बच्चों को मारकर पास में एक गड्ढा होता है, उसमें पानी में फेंक देते हैं। यहां से लगभग 20 किलोमीटर तक अजमेर की तरफ जाते हैं और वहां जाने के बाद फिर वापस लौटकर अपने निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में वापस आ जाते हैं और ऐसे रह रहे थे जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस उस टेलर की मदद से, पुलिस के टेलर का जो एक टैग था जो शर्ट पे लगा हुआ था, उसकी मदद से कातिलों तक पहुंचती है और इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। आखिरकार 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल के बाद 6 अगस्त 2022 को भीलवाड़ा की अतिरिक्त सेशन न्यायालय से इस मामले में एक आदेश होता है। आदेश में बताया जाता है कि शराफत और जो उसका साथी होता है उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कत्ल किया था वो वाकई बहुत हीनियस तरीके से किया था, बहुत भयानक तरीके से किया था। और इस घटनाक्रम के बाद पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर लोगों में दहशत फैल जाती है कि आखिरकार कोई इतना हीनियस, इतना दर्दनाक, इतना भयानक कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से इसमें सलीम और उस महिला के चांद तारा के आपस में अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों की वजह से वो सब चीजें घर के अंदर भी आया करती थी और सलीम अपने बच्चों को भी परेशान करता था, अपनी पत्नी को भी परेशान करता था, उन्हें टॉर्चर करता था। इससे बच्चों के अंदर बाप के प्रति नफरत पैदा हो रही थी, लेकिन वो उसके सामना नहीं कर सकते थे। अचानक ही उसकी मौत हो जाती है और चांद तारा से फिर वो बदला लिया जाता है और उस बदले की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। जाते जाते आज गुजरात के रहने वाले हैं मनीष राजपूत, साथ ही सिद्धार्थ हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं रंजीत सिंह, उनकी पत्नी सुषमा देवी, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बलिया से राजू गिरी, जम्मू से शमीम मुगल, शेख अशफाक अनाया, रवि कुमार सिंह पटना से, विक्रम सिंह, अरुण कुमार सिंह मेरठ से, समरीन सलमान, हाशिम सिद्दीकी जलेसर से, कादिर खान मेवात से, आजाद अनवर, स्नेहा श्रीवास्तव गाजीपुर से, आयुष गुप्ता मुजफ्फरपुर से, साबिर मलिक बागपत से, राजीव नागर नूरपुर से, रवीना परमार गुजरात से, ब्रजकांत झा टूंडला से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।